यू आर मोस्ट वेलकम इन ओमेगा कंपटीशन अगेन। पिछले लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा किसी काम के होने के बारे में, हैबिट के बारे में, कि जब तक कोई काम शुरू नहीं होता है तब तक वह इंडेफिनिट में कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा जाता है। तो आज हम लोग अब कंटिन्यूअस देखते हैं। कंटिन्यू का मतलब लगातार, इन प्रोग्रेस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे हम, कि देखेंगे कि कंटिन्यूअस क्या होता है। देखिए, जब भी कोई वर्क है, पहले वर्क का होना होता है, फिर वर्क शुरू हो जाता है। जब कोई भी काम शुरू हो जाए तब वह कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ जाता है और तब तक उस प्रोसेस में बना रहता है जब तक कि वह काम पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, पूरे होने तक की, शुरू होने से लेकर पूरे होने तक का बीच का जो समय है वह कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है। इसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे, इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। कि किसी भी काम के शुरू होने से लेके उसके पूरा होने तक के बीच का जो समय अंतराल है वो सब कंटिन्यूअस कहा जाता है। इसको हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो देखो बात बात पे मैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, हमारा जो सेंटेंस है रहा हूं पे खत्म हो रहा है। दूसरा सेंटेंस मैं बोला खत्म हो रहा है तो भी खत्म हो रहा है। तो जो भी मैं काम अभी ये आपको मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं अभी ये लेक्चर हमारा आपका ये कंटिन्यूअस में है। अपना ये लेक्चर कहाँ है? कंटिन्यूअस में है। इसके पहले वो इंडेफिनिट था, जब हम पढ़ा नहीं रहे थे तब कहाँ था? इंडेफिनिट में था। मुझे लेक्चर देना था, वो इंडेफिनिट में था। अभी ये शुरू है, लेक्चर शुरू है, तो ये कंटिन्यूअस है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि अपना लेक्चर चल रहा है। जब खत्म हो जाएगा तब देखेंगे वो परफेक्ट बन जाएगा। तो कंटिन्यू का मतलब कोई भी कार्य आपके सामने वह प्रोग्रेस में हो, जारी हो, चल रहा हो, तो कहेंगे वह कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें रही रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसका सेंस निकलना चाहिए कि वह कंटिन्यूअस में है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, लास्ट में एक देखो ये इससे ये सेंस निकल रहा है कि वह मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं इस समय। जैसे हम लोग इस समय क्या है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और आप अब बोलना हो तो आप कहेंगे कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ, कंटिन्यूअस टेंस हुआ। हूं है यानी प्रेजेंट की बात है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम सारा काम अपना प्रेजेंट में करते हैं। हम पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में नहीं जा सकते। तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट के लिए हम हमेशा सेंटेंस को हिंदी में है हूं हो पे ही खत्म करते हैं। तो यहाँ है हूं के साथ देखिए जो मेन वर्ब है वहां पे रहा उसके साथ जुड़ गया है। जैसे खाना, पढ़ना, जाना, ये तो मेन हुआ, वर्ब हुआ, लेकिन उसके साथ यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है। तो उसको भी हम पढ़ा चुके हैं आपको कि जैसे मुझे जाना है, हम डायरेक्ट अगर वर्ब का यूज करते हैं हिंदी में, जैसे जाना, खाना, इस तरह से इसमें ना आए तब उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। उसका आप एक बार रिविजन कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए कि जब कंटिन्यूअस हो जाए तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। सारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम जब हिंदी, जैसे देखो रहा आता है, क्या आ जाता है? रहा। जैसे हंस रही है, जा रहा है, रहा हूं, खा रहा हूं, पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखिए वह पेड़ के नीचे खड़ा है, यहाँ रहा रही नहीं है। लेकिन इससे क्या है, जब ये बात बोली जा रही है कि वह, जैसे हम उंगली दिखा रहे हैं, वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो इस समय वह कंटिन्यू उसी कंडीशन में, यानी खड़ा ही है, वहां से हट नहीं रहा है, तब भी वह चीज कंटिन्यू
कंटिन्यूअस में होगी। जैसे सड़क पर पेड़ गिरा है, आपके सामने दिख रहा है वो पेड़ उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, तब भी वो कंटिन्यूअस में होगा। टेबल पर किताब पड़ी है, तो अब भी कहा जाएगा यह कंटिन्यू उसी कंडीशन में है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आते हैं। ठीक है, तो अब यही चीज देखिए, हम पास्ट क्या हो जाएगा, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा कल के लिए, जो पिछला कल है वह कहां बन जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। ये जो बातें हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, यही कल यानी अगली तारीख में यह पास्ट हो जाएगा। सब कुछ यही, तो जहां था है वहां हम था लगा देंगे कि लेक्चर खत्म हो चुका, बीत चुका है। ठीक है, और अभी कल जो लेक्चर पढ़ाएंगे हम लोग वह फ्यूचर में होगा। अगर कंटिन्यू उसमें करेंगे तो कहां होगा, वह आज बोलेंगे तो फ्यूचर में बोलेंगे, कल फिर वह प्रेजेंट में रहेगा, लेकिन फिर इसके पीछे आ जाएगा तो पास्ट में हो जाएगा। यानी कि यही लेक्चर आज की डेट में प्रेजेंट में है, लेकिन अगली डेट में, कल की डेट में यह पास्ट बन जाएगा, तब था लगा देंगे। तो अब हम आते हैं अपने, देखते हैं कि हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो पहचानना बहुत ही आसान है, जब भी कोई चीज आपको कंटिन्यू दिखाई दे तो आप उसे हमेशा कंटिन्यूअस में आप समझेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट मैं है। सब्जेक्ट क्या है, मैं है। दो चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, ये तो है ही, इसकी जो भी इंग्लिश हम बताते हैं, लिखना है कि नहीं लिखना है, वो सब हेल्पिंग बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। ये 24 होते हैं, 24 होते हैं, छोड़ दीजिए। यहाँ ये जरूरी है और ये वर्ब जरूरी है। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हिंदी के जिस शब्द में ना आए वो सारे शब्द वर्ब है। खाना, पढ़ना, जाना, सोना, दौड़ना, रोना, जो भी आए, ना जिसमें आए वो सभी वर्ब हैं। तो यहाँ पे देखिए ना को थोड़ा चेंज कर दिया गया, पढ़ना को पढ़ रहा, पढ़ना को क्या बना दिया गया, पढ़ रहा। तो ये पार्ट जो हुआ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। यहां देखिए ये जो पढ़ रहा हूं, ये है पढ़ना को चेंज कर दिया गया है। किसको, पढ़ना को चेंज कर दिया गया। ये आपका क्या है, ये वर्ब है। ठीक, और यह है सब्जेक्ट। क्या है ये, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले ही रहता है, पहले स्थान पे सब्जेक्ट रहता है। और जो हूं है वह इंग्लिश में यहां होता है। तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं हूं पढ़ रहा, ये एक ही शब्द हो। ठीक है, क्या है यह, एक ही शब्द है। समझ में आया ना। तो अब यहां पे देखिए, पढ़ने के लिए क्या है, पढ़ना। आपका हम एक शब्द लेते हैं, वर्ड है हमारा पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, READ। अब यहाँ चेंज होके बन गया, देखो कुछ जोड़ा जा रहा है, यानी पढ़ना से इसको बदल दिया गया, पढ़ रहा। जब पढ़ रहा आ गया, बदल दिया गया, रहा आ गया, यानी कंटिन्यूअस में आ गया। कंटिन्यू काम यहाँ था, एक काम था, अब ये काम शुरू हो गया है। जब शुरू हो जाए तो यहाँ जो रीड लिखते हैं, इसके आगे, इसके बदले हम ING लगा देंगे। ये इसके बदले हम क्या, ये ING लगा देंगे, वर्ड में रीडिंग हो गया। बस जहां हम रीड लिखते थे वहां पे रीडिंग लिखेंगे, इतना ही अंतर होगा। अब हम इसकी मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, है, हूं, हो, हमने बताया हूं, हम बता चुके हैं कि जिसमें कोई काम होता है उसमें इज एम आर का प्रयोग डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हु के लिए क्या होगा, क्योंकि ING इसके साथ लग रहा है ना, तो यहां है हूं को ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा। तो इसमें जो हमारा
यहाँ पे है हूं के लिए होगा है हूं हो, ठीक है, या है के लिए इज, हूं के लिए आई एम, हो और हैं के लिए आर, वही प्रयोग होगा। केवल हूं के लिए आई एम का प्रयोग होता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए इज का जैसे पढ़ा चुके हैं, और है के लिए हो के लिए आर का प्रयोग होता है, ठीक, जो पहले हम बता चुके हैं। तो यहां हम अब करते हैं, देखिए मैं हूं पढ़ रहा, सीधे आप इसको लिख दें आई एम रीडिंग। अगर आईएनजी नहीं रहता और किसमें वर्ब रहता तो एम का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, एम का प्रयोग नहीं होता। अब चूंकि यहां इंग्लिश है, ठीक है, पहले समझिए यहां क्या लिखा है, इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो अब जो इंग्लिश है वो सबसे लास्ट में जाता है, जो कुछ बचगा। देखो पहले मेन स्ट्रक्चर इतना ढूंढना है आपको, मैं हूं पढ़ रहा वर्ब, इसके बाद जो बचे वो सबसे लास्ट में उसे सब्जेक्ट बोला जाता है, वो पार्ट को सब्जेक्ट बोला जाता है, वो आप लास्ट में लिखेंगे हैं। तो इंग्लिश कहां आ जाएगा, मैं हूं पढ़ रहा इंग्लिश। तो अब यही चीज यहां उठा के लिख देंगे इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। अब ठीक है, अब दूसरा आता है, देखिए दूसरा सेंटेंस है मेरा भाई कानपुर जा रहा है। मैं यहां दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, मेरा भाई कानपुर जा रहा है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में कि मेरा भाई एक साथ होता है, मेरा भाई, ठीक है ना, मेरा भाई ये मिलके एक शब्द है, मेरा भाई मिल दो शब्द नहीं है, दो वर्ड नहीं है, क्या है, एक वर्ड है, जहां मेरा मेरी जो भी लगे उसके साथ जो शब्द जुड़ा होता है वो हमेशा एक साथ रहेगा, उसे अलग अलग नहीं करना है। तो मेरा भाई, जगह बाकी चीज छोड़ दीजिए, वर्ब क्या है, जा रहा है, क्या जा रहा है, मेरा भाई है को उलट दीजिए, पहले आएगा, ये दूसरे स्थान पे आता है, याद रखिएगा, हम बार बार पढ़ाते रहे हैं ना, ये कहां आएगा, इंग्लिश में दूसरे स्थान पे आता है, तो हो जाएगा मेरा भाई है जा रहा। अब लिखेंगे कानपुर, समय और स्थान सबसे लास्ट में लिखा जाता है, कभी भी अगर इसके अलावा भी और कुछ आ जाए तो वो पहले आ जाएगा, समय और प्लेस, टाइम एंड प्लेस ऑलवेज राइट रिटेन इन लास्ट, सब हमेशा कहां लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, ऑलवेज राइट्स इन लास्ट। यहां पे आएगा मेरा भाई है जा रहा कानपुर, तो मेरा भाई का मीनिंग क्या हो गई, माई ब्रदर, है का इज, माई ब्रदर, मेरा माई ब्रदर इज जा रहा, क्या होगा, गो में आई एन जी लगेगा क्योंकि रहा है आई एन जी, अदरवाइज इज का प्रयोग नहीं होता। कानपुर एक नाउन है, यह प्रॉपर नाउन है, तो के बड़ा रहेगा, जिसकी अपनी पहचान हो वो सब क्या है, नाउन होते हैं। यह हो गया माई ब्रदर इज गोइंग कानपुर। तो जब भी इंग्लिश में लिखा जाए, देखिए हिंदी में इस तरह से होता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है को, स्थान को, कानपुर को जा रहा है, दिल्ली को जा रहा है, मंदिर को जा रहा है। इंग्लिश में आपका सेंस क्या निकल के आता है, इंग्लिश में को जा रहा है, को टू बोलते हैं, को की इंग्लिश टू होती है। यहां हिंदी में तो को नहीं लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में प्लेस के पहले आप क्या लगा देंगे, टू। अब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि माई ब्रदर इज गोइंग टू कानपुर।
जब भी कोई प्लेस हो। माई ब्रदर इज गोइंग टू कानपुर। अब आते हैं तीसरे पे, आशा जोर जोर से हंस रही है। अब देखिए यहां पे हो गया आशा, ट्रांसलेशन हिंदी में ही लिखो पहले, फिर मीनिंग लिख देंगे हम। आशा जोर जोर से हंस रही है, जोर जोर छोड़ दीजिए, पहले क्या है, आशा हंस रही है, आशा है हंस रही, हंस रही जोर जोर से, जोर जोर से। ये हो गया ट्रांसलेशन, ये हो गया ट्रांसलेशन। अब हम बस इसकी मीनिंग लिख दें तो हो जाएगा, आशा इज लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग जोर जोर से, लाउडली, आशा इज लाफिंग लाउडली। बस पहले हिंदी में ट्रांसलेशन करो, फिर इंग्लिश में कर दो, प्रैक्टिस डेली डेली करते रहो, हैबिट बन जाएगी आपको, फिर सीधे इंग्लिश में लिखना शुरू कर देंगे। आशा इज लाफिंग लाउडली। यहां देखिए, जहां UGH एक साथ आए उसे हम फ पढ़ेंगे, उसकी जो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है हिंदी का, फ। UGH यहां एक साथ आए क्या होता हुआ, फ होता है। इसी प्रकार DGH अगर एक साथ आए, DGH एक साथ आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का ज होता है। जैसे ब्रिज, क्या, ब्रिज, BRIDGE, DGE, तो इसका उच्चारण क्या होता है, ज होता है। ठीक है, ऐसे जहां भी UGH आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन फ होगा। जैसे TUR तो क्या बोलते हैं, TUR, ठीक है, TUR को चर। जब भी आ जाए TURE तो उसे क्या कहेंगे, चर पढ़ते हैं। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द बनाने में आसानी हो जाएगी, वहां पे आपको उच्चारण पढ़ने में आसान रहेगा। ठीक है, तो जहां भी UGH आ जाए फ, DG आ जाए ज, TURE आ जाए चर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या, गाय घास नहीं खा रहा। ये सभी हमने जो बताए ये सब अफर्मेटिव है। कौन सा सेंटेंस बताया हमने, अफर्मेटिव है। अब यहाँ पे चौथा देखिए, गाय घास नहीं खा रही है, सेंटेंस गाय घास नहीं खा रही है, यह निगेटिव हुआ। ठीक है, तो निगेटिव में क्या है, कुछ नहीं, सेम टू सेम वैसे लिखेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या, दूसरे स्थान पे, इनके लिए फिक्स, इनके लिए तीसरा फिक्स, इसके लिए पहला फिक्स, 1 2 3। याद रखिए, पहला सब्जेक्ट, दूसरा है, हूं, था, थे, थी, जो भी रहे, तीसरा नहीं। ठीक है, अब आ गया, गाय हैं नहीं खा रही, क्या, खा रही, ये आ गया चौथा प्लेस होता है, 1 2 3 4। ठीक है ना। अब घास, जो भी बचे इनका प्लेस सब आगे होता है, पांचवा होता है, 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, गाय है नहीं खा रही घास। तो अब ये हो गया ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया इंग्लिश में। अब आपको करना क्या है, सबकी मीनिंग उतार देनी है। काउज, क्या लिखेंगे, काउज और cows are not eating grass। ठीक है, अब यहां देखिए, गाय का मतलब है कि यहां गाय से सेंस ये है कि कुछ गायें हैं,
जिनको आप काउंट नहीं, 1 2 3 काउंट नहीं कर रहे हैं, तो जब आपका सेंस कुछ निकले, एक गायों का समूह है, झुंड है, या कुछ संख्या में गायें हैं और आप काउंटिंग नहीं बता रहे हो, तो उसके पहले हमेशा द लगाया जाता है। द काउज आर नॉट ईटिंग ग्रास। शुद्ध क्या लिखेंगे? द काउज आर नॉट ईटिंग ग्रास, यानी जो आप देख रहे हैं वह कुछ गायें हैं। ठीक है, यह निगेटिव हो गया। इसी तरह से मेरा भाई कानपुर नहीं जा रहा है, माई ब्रदर इज नॉट गोइंग टू कानपुर। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, देखिए ये हमारा हुआ निगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया? निगेटिव में कुछ नहीं, जहां नॉट आए सब कुछ वही रहेगा, थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा, ये हो गया निगेटिव। अब यहां पे देखिए, यहां क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? तो हमने बताया है कि इसको क्या है, जब क्या लिखा रहे पहले, तो इसका कोई मतलब इंग्लिश में नहीं है। इसकी जगह इसको ले आओ, इसको जहां आप ले आते हैं दूसरे स्थान पे, यहां पे ले आओ। बच्चे यहां है, यहां इनको रहने दो, अब इसको यहां ले आओ, तो हो जाएगा क्या हैं बच्चे पढ़ रहे? क्या है बच्चे पढ़ रहे? तो इसकी इस मीनिंग नहीं लिखनी है, इसकी लिखनी है। तो क्या हो जाएगा? है कि आर चिल्ड्रेन रीडिंग, आर चिल्ड्रेन रीडिंग। हो गया ट्रांसलेशन। क्या है बच्चे पढ़ रहे? आर चिल्ड्रन रीडिंग। अब छठा देखो, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे, अब देखो क्या यहां आ गया, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन करना कैसे है? देखो पहले तो इस क्या को अभी आप भूल जाना है, क्या को भूल जाना है, यही इसको कहां ले आएंगे? जब भी ये इस तरह से आए, जब ये बीच में हो, कहां हो? बीच में हो, पहले ना हो। यहां देखो पहले है, यहां पे कहीं बीच में है, दूसरा स्थान चाहे जहां हो बीच में, कब क्यों कैसे जो भी प्रश्न पूछा जाए तो इसको सबसे पहले ले आओ। देखो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो उसको लिखेंगे ये क्या, क्या को पहले ले आओगे, हैं बच्चे पढ़ रहे। देखिए दोनों का सेंस अलग है। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, यहां है कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं पढ़ने का। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इसका सेंस अलग है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। दोनों का सेंस क्या है, अलग है। तो जब यह बीच में आ जाए और आप उसको उठा के यहां ले आओ, जब भी क्या के स्थान को आप बदलेंगे तो इसकी मीनिंग लिखी जाएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा व्हाट आर चिल्ड्रेन रीडिंग। जब आप क्या का स्थान बदलेंगे तब आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है। जब बीच में से निकाल के आगे ले आएंगे, बाकी इतना रूल तो वही का वही रहेगा। देखो क्या है, वही का वही रहेगा, जो इसका स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर वही रहेगा। यह पहले आएगा और लिखा जाएगा, यह हमेशा तब पहले स्थान पे आ जाएगा। ये सब हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हुआ ये? इंट्रोगेटिव। अब इसी में नॉट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे व्हाट आर, देखो चिल्ड्रन, ये एक इसका काउंटिंग नहीं की जाती, बताया हूं, इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। चिल्ड्रेन, व्हाट आर चिल्ड्रेन नॉट रीडिंग, इसके प्लेस को नहीं गिना जाता। तो व्हाट
आर चिल्ड्रेन नॉट रीडिंग। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, सब्जेक्ट के हमेशा बाद ही आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, वह पेड़ के नीचे खड़ा है, वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो ही इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वह है खड़ा। ये तो आया आपका मेन, वह है खड़ा पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में। अब इसकी मीनिंग लिख दीजिए, ही इज स्टैंडिंग। जब भी काम हो रहा हो इज लगाएंगे, इजेमार तो उसके साथ आईएनजी जरूर वर्ब में आएगा, ठीक है, बता चुका हूं। ही इज स्टैंडिंग, है ना, पेड़ के नीचे। ये नीचे पहले आना चाहिए, इसको यहां आना चाहिए, नीचे पेड़ के, नीचे पेड़ के, अंडर, अंडर द ट्री। ही इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। और इसी तरह सड़क पर पेड़ गिरा है ना, ट्री इज फॉलिंग ऑन द रोड। टेबल पर किताब पड़ी है, तो यहां क्या हो जाएगा, किताब पड़ी है टेबल पर, किताब है पड़ी, क्या लिखेंगे, किताब है पड़ी, ठीक है, क्या, टेबल पर, टेबल पर, टेबल पर। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा, बुक इज, पढ़ी का लेइंग, पढ़ी का क्या होता है, लेइंग ऑन द टेबल, बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे होता है, सारा स्ट्रक्चर उसी तरह से है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे रिपीट करें, इसका रिवीजन करें। तो आज का लेक्चर हम समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।